हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी तथ्य का दूसरा भाग। पूर्णिमा का ब्याह हो गया। अमृत जी जान से उसके ब्याह में प्रबंध में लगा रहा। दूल्हा अधेड़ था, तोंदल और भोंडा था और साथ ही बहुत घमंडी बदमिजाज भी था। लेकिन अमृत ऐसी तत्परता से उसकी खातिरदारी कर रहा था मानो वह कोई देवता हो और उसकी एक ही मुस्कुराहट उसे स्वर्ग में पहुंचा देगी। पूर्णिमा के साथ बातचीत करने का अमृत को अवसर ही नहीं मिला और ना अवसर निकालने का कोई प्रयत्न ही किया। वह पूर्णिमा को जब देखता था तब वह रोती ही दिखती थी और अमृत आंखों की जुबान से जहाँ तक हो सकता था बिना कुछ कहे उसे जितना ढांढस और तसल्ली दे सकता था वह देता था और उसके प्रति सहानुभूति दिखाता था। तीसरे दिन पूर्णिमा रो धोकर ससुराल के लिए विदा हो गई। अमृत ने उसी दिन शिवजी के मंदिर में जाकर परम निष्ठा तथा भक्ति से भरे हुए दिल से प्रार्थना की कि पूर्णिमा सदा सुखी रहे। जब नया और ताज़ा गम हो तो फिर इधर उधर के और फालतू विचारों का भला कहीं प्रवेश हो सकता है। दुख तो आत्मा के रोगों का नाशक है, परंतु मन में उसे एक तरह की शून्यता का अनुभव हो रहा था, मानो अब उसका जीवन उजाड़ हो गया था। अब उसका कोई उद्देश्य या कोई कामना नहीं रह गई थी। 3 बरस बाद पूर्णिमा फिर मैके आई। इस बीच में अमृत का भी ब्याह हो गया और जीवन का जुआ गर्दन पर रखे हुए लकीर पीटता चला जा रहा था। परंतु उसके मन में एक ऐसी अस्पष्ट सी वासना दबी हुई थी जिसे वह कोई स्पष्ट रूप नहीं दे सकता था। वह वासना थर्मामीटर के पारे की तरह उसके अंदर सुरक्षित थी। अब पूर्णिमा में आकर उसकी गर्मी पैदा कर दी थी और वह पारा बढ़कर सरसाम की सीमा तक जा पहुंचा था। उसकी गोद में 2 बरस का एक प्यारा सा बच्चा था। अमृत उस बच्चे को दिन रात मानो गले से बांधे रहता था। वह सवेरे और संध्या उसे गोद में लेकर टहलने जाया करता था और उसके लिए बाजार से तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ लाया करता था। सवेरा होते ही उसके जलपान के लिए हलवा और दूध लेकर पहुंच जाता था। उसे नहलाता धुलाता और उसके बाल साफ करता था। उसके फोड़े फुंसियाँ धोकर उन पर मलहम लगाता था। ये सभी सेवाएं उसने अपने जिम्मे ले ली थी। बच्चा भी उसके साथ इतना हिल मिल गया था कि पल भर के लिए भी उसका गला न छोड़ता था। यहाँ तक कि कभी कभी उसके पास सो भी जाता था और पूर्णिमा के आ जाने पर भी उसके साथ नहीं जाता था। अमृत पूछता, तुम किसके बेटे हो? बच्चा कहता, तुम्हारे। अमृत मारे आनंद के मतवाला होकर उसे गले से लगा लेता था। पूर्णिमा का रूप अब और निखर आया था। कली खिलकर फूल हो गई थी। अब उसके स्वभाव में अहमन्यता और अभिमान आ गया था और साथ ही बनाव श्रृंगार से प्रेम भी हो गया था। सोने के गहनों से सजकर और रेशमी साड़ी पहनकर अब वह और भी अधिक आकर्षित हो गई थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वह अमृत से कुछ बचना चाहती है। बिना कोई विशेष आवश्यकता हुए उससे बहुत कम बोलती थी और जो कुछ भी बोलती थी वह इस ढंग से बोलती कि मानो अमृत पर कोई एहसान कर रही है। अमृत उसके बच्चे के लिए इतनी जान देता है और उसकी फरमाइशों को कितने शौक़ से पूरा करता है, लेकिन ऊपर से देखने पर यही जान पड़ता था कि पूर्णिमा की निगाहों में उसकी इन सब सेवाओं का कोई मूल्य नहीं था। मानो सेवा करना अमृत का कर्तव्य ही है और यह कर्तव्य उसे पूरा करना चाहिए। इसके लिए वह किसी प्रकार के धन्यवाद या कृतज्ञता का अधिकारी नहीं है। जब बच्चा रोता तब वह उसे धमकाती है कि खबरदार रोना नहीं तो मामा जी तुमसे कभी ना बोलेंगे, और इतना सुनते ही बच्चा चुप हो जाता था। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब वह अमृत को बुलाकर मानो आज्ञा के रूप में उससे कह देती है और अमृत भी तुरंत उस आज्ञा का पालन करता है, मानो वह उसका गुलाम हो। वह भी शायद यही समझती है कि अमृत ने गुलामी का पट्टा लिखा लिया है। 6 महीने मैके रहकर पूर्णिमा फिर ससुराल चली गई। अमृत उसे पहचानने के लिए स्टेशन तक आया था। जब वह गाड़ी में बैठ गई तब अमृत ने बच्चा उसकी गोद में दे दिया। अमृत की आंखों से आंसू की बूंद टपक पड़ी और उसने मुंह फेर लिया और आंखों पर हाथ फेर कर आंसू पोंछ डाला।
पूर्णिमा को अपने आंसू कैसे दिखाए, क्योंकि उसकी आंखें तो बिल्कुल खुश्क थीं। लेकिन फिर भी उसका जी नहीं मानता था। वह सोचता था कि ना जाने अब फिर कब मुलाकात हो। पूर्णिमा ने कुछ अभिमान के साथ कहा, बच्चा कई दिन तक तुम्हारे लिए बहुत हुड़केगा। अमृत ने भरे हुए गले से कहा, मुझे तो उम्र भर इसकी सूरत नहीं भूलेगी। कभी कभी एक आध पत्र तो भेज दिया करो। भेजूंगा, मगर मैं जवाब नहीं दूंगी, यह समझ लो। मत देना, मैं मांगता तो नहीं, मगर याद रखना। गाड़ी चल पड़ी। अमृत उसकी खिड़की की ओर देखता रहा। गाड़ी के कोई एक फलांग निकल जाने पर उसने देखा कि पूर्णिमा ने खिड़की से सिर निकालकर उसकी तरफ देखा और फिर बच्चे को गोद में लेकर उसे ज़रा सा दिखला दिया। अमृत का हृदय उस समय उड़कर पूर्णिमा के पास पहुंच जाना चाहता था। वह इतना प्रसन्न है मानो उसका उद्देश्य सिद्ध हो गया हो। उसी वर्ष पूर्णिमा की माँ का देहांत हो गया। पूर्णिमा उस समय सफ़र में थी। वह अपनी माँ को अंतिम समय में ना देख सकी। जहाँ तक हो सकता था अमृत ने पहले तो उसकी चिकित्सा की और उसके मर जाने पर उसका क्रियाकर्म भी कर दिया। ब्राह्मणों को भी और बिरादरी वाली को भी भोजन कराया, मानो स्वयं उसकी माँ मर गई हो। स्वयं उसके पिता का देहांत हो ही चुका था, इसलिए वह आप ही अपने घर का मालिक हो गया था। कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। पूर्णिमा अब भला किस नाते से मैके आती, और फिर अब उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी। अपने घर की मालकिन थी, घर किस पर छोड़कर आती। उसे 2 बच्चे और भी हुए। पहला लड़का बड़ा होकर स्कूल में पढ़ने लगा, छोटा देहात के मदरसे में पढ़ता था। अमृत साल में एक बार नाई को भेजकर उन सब की खैर सलाह मंगा लिया करता था। पूर्णिमा सब प्रकार से सुखी और निश्चित है, और उसकी तसल्ली के लिए इतना ही काफ़ी था। अमृत के लड़के भी सयाने हो गए थे। वह घर गृहस्थी की चिंताओं में फंसा रहता था। फिर उसकी उम्र भी 40 से आगे निकल गई थी, परंतु फिर भी पूर्णिमा की स्मृति अभी तक उसे हृदय के गंभीरतर भाग में सुरक्षित थी। बस आज ये कहानी यहीं तक। इसका अंतिम भाग सुनना ना भूलिएगा। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।